हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है कि आने वाले 10 जनवरी से हमारा ये बीपीएससी एईडीओ का पेपर शुरू होने वाला है, तो हम कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे करंट अफेयर्स को कंपाइल करने की, बीट नेशनल लेवल का हो गया या फिर तो इंटरनेशनल लेवल का हो गया। तो इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और एक और बात, इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। हमारा यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आपको पढ़ना है पहले अपने क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर आपको अपने एमसीक्यूज़ को देखने हैं और अपने स्कोर ज़रूर लिख के रखिएगा अपने पास, सो दैट आपको वीडियो के अंत में आपको पता चल जाए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और इससे आप खुद को एनालाइज़ भी कर पाएँगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा और हिंदी में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन अक्टूबर 2025, इंडिया एंड व्हिच कंट्री साइन्ड अ 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एम्ड एट डीपर कोऑपरेशन इन जॉइंट एक्सरसाइजेस, टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। हिंदी में ये सवाल है, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास, तकनीक और लॉजिस्टिक्स सहयोग को गहरा करने के लिए 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आपके पास ये ऑप्शंस है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस या फिर तो ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। इसका करेक्ट आंसर हमारा यूएस हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स हमारा करेक्ट आंसर है। दैट इज़ 31 अक्टूबर 2025 को इंडिया और यूएस दोनों मिलकर के इस एग्रीमेंट को साइन किया था इन्होंने, और ये साइन किया गया है 10 साल के लिए, यानी कि 2000 2025 से लेकर के 2035 तक ये चलेगा। और इसमें जितने भी जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स है, उसको और मजबूत करने के लिए इसे लाया गया है। और कहाँ पे हुआ है ये? ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ये हमारा हुआ है कुआला ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है कुआला लंपुर में। ये है कहाँ पे? मलेशिया। मलेशिया में है ये। ये हमारा पहला सवाल था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, द यूआईडीएआई लॉन्च्ड अ न्यू सिक्योरिटी इनिशिएटिव नेम्ड सीता इन 2025। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव? हिंदी में सवाल है आपका, यूआईडीएआई ने 2025 में सीता नामक नई सुरक्षा पहल शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके पास ऑप्शंस है, टू लिंक आधार विद वोटर आईडी, आधार को वोटर आईडी से जोड़ना, टू एनहांस एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड आधार डेटा सिक्योरिटी, एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान और आधार डेटा सुरक्षा बढ़ाना। ऑप्शन 3 है आपके पास, टू रिप्लेस फिजिकल आधार कार्ड्स, भौतिक आधार कार्ड को बदलना, या फिर तो ऑप्शन 4, टू क्रिएट अ न्यू डिजिटल करेंसी, नई डिजिटल मुद्रा बनाना। इन चारों में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? आप पहले खुद से इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि टू एनहांस एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड आधार बेस्ड सिक्योरिटी, यानी कि जितने भी एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान और आधार डेटा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किसे? तो सीता को। सीता का फुल फॉर्म क्या है? टीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। टीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, ये है सीता का आपका पूरा फुल फॉर्म। अब हम बात करेंगे, ये 2025 में अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है यूआईडीएआई के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है? तो जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं आधार से रिलेटेड या फिर तो बायोमेट्रिक से रिलेटेड, उसको रोकने के लिए इसे लाया गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाया जाए, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को बनाया जाए जिससे हमारी सिक्योरिटी और मजबूत हो पाए और ऐसे जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उसे रोका जा सके। तो ये था हमारा सीता। याद रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि क्यों लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, वो हम ज़रूर देख कर के जाएँगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है ये,
Which state in the USA officially declared Diwali as a state holiday in 2025, making it a landmark decision for recognition of Indian festivals abroad? हिंदी में सवाल है 2025 में अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली रूप से राज्य की छुट्टी घोषित की है, जो विदेशों में भारतीय त्योहारों की मान्यता के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना गया है। सॉरी। ऑप्शंस आपके पास हैं न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास या फिर तो न्यू जर्सी। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। इनमें से कौन से जगह पे दिवाली को स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैलिफोर्निया। हाल ही में अभी हमने न्यूज़ में भी देखा था यानी कि अक्टूबर 2025 में यूएस का स्टेट है कैलिफोर्निया, उसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, घोषित किया है कि दिवाली को वो एज़ स्टेट हॉलिडे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। और ये तीसरा यूएस स्टेट है जो कि किसी भी इंडियन कल्चर को इस तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। पहला कौन-सा है? पेंसिल्वेनिया और दूसरा था हमारा कनेक्टिकट। ये 2 हमारे पहले यूएस के स्टेट्स थे जहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट किया गया था, रिकॉग्नाइज़ किया गया था और अभी तीसरा यानी कि कैलिफोर्निया भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। ये याद रखेंगे कैलिफोर्निया में हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल ओवर द यूएस में ये हुआ है, तो नहीं सिर्फ कैलिफोर्निया में हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है इन 2025 व्हिच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टीम won the FIFA Men's U20 वर्ल्ड कप ऑफन साइटेड एज अ सरप्राइज चैंपियन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। यही सवाल आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। 2025 में फीफा पुरुष पुरुष अंडर 20 विश्व कप किस टीम ने जीता, जिसे ग्लोबल साउथ से आश्चर्यजनक विजेता माना गया है। ये सरप्राइजिंग था, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो कौन है? 2025 में अभी हाल ही में फीफा मेन अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था। उसमें कौन-सी टीम जीती थी? आपके ऑप्शंस है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मोरक्को या फिर तो जापान। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को इज़ द करेक्ट आंसर और मोरक्को सेकंड अफ्रीकन नेशन है जो कि अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है। पहला कौन-सा था? पहला था हमारा घाना 2009 में। 2009 में घाना जीता था और उसके बाद अभी मोरक्को और इसके अलावा और क्या है? फीफा मेंस अंडर 20 वर्ल्ड कप में ये जो हमारा मोरक्को है, ये किसे हराया था? किसे हरा कर के ये मोरक्को जीत गई थी? तो अर्जेंटीना। फाइनल में अर्जेंटीना को 2-0 से हरा करके मोरक्को ने ना ये फर्स्ट टाइटल यानी कि मोरक्को पहली बार ऐसा एक टाइटल लेकर के गए थे फीफा मेंस के अंदर वर्ल्ड कप लेकर के गए हैं। और अगर हम अफ्रीकन कंट्री की बात करें, अफ्रीकन नेशन की बात करें तो अफ्रीका के अंदर ये सेकंड नेशन था मोरक्को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th। अगला क्वेश्चन है 5th। ये पूछ रहा है द 8th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी whose terms of reference were approved in 2025 is primarily related to which of the following। हिंदी में सवाल है वर्ष 2025 में जिसकी संदर्भ शर्त टीओआर स्वीकृत हुई, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग मुख्यतः किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पे एंड अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, थर्ड ऑप्शन है जीएसटी रैशनलाइजेशन, फोर्थ इज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। इन चारों में से कौन सा? याद रखेंगे जब भी हम सेंट्रल पे कमीशन की बात करते हैं तो ये या तो आपके एम्प्लॉइज के मैक्सिमम क्या है, ये पे कमीशन जो होते हैं वो एम्प्लॉइज के लिए ही यूज होते हैं। ये या तो सेंट्रल होगा या तो स्टेट होगा पे कमीशन की जब भी बात होगी। आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है दैट इज ये सेंट्रल पे कमीशन की बात हो रही है तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पे एंड अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। है क्या ये? हाल ही में टीओआर जो है ये हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हम बोल रहे हैं ये, इसे यूनियन गवर्नमेंट ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2025 में। और ये जो यूनियन गवर्नमेंट है इसे सेटअप की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि क्या ये सीपीसी जो है, ये जो हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो अप्रूव होती है, क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नहीं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तीसरी बात ये है कि इनकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो एडवाइजरी होती है, कोई बाइंडिंग नहीं होता। ये सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रतिबंधित नहीं करेंगे, बाँध के नहीं रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या उद्देश्य था इसका?
तो जितने भी पे स्ट्रक्चर हैं, अलाउंसेस हैं, पेंशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ये सारी पेंशन्स वगैरह होते हैं, पे स्ट्रक्चर जो होता है, उसे रिवाइज़ करना, रैशनलाइज़ करना, ये इनका मेन काम होता है और नॉर्मली हर 10 साल में इस पूरे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। लास्ट जो हमारा 7th सीपीसी था, वो हमारा 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था। 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था और 8th हमारा अभी 2026 में इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि अभी हाल ही में हुआ है ना, 2025 में हुआ है, 2025 के आखिर-आखिर में हुआ है। 2026 में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि 10 साल का आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है। और ये जो हमारा सीपीसी है, ये मेजर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा इसका मेजर इम्पैक्ट कौन-कौन सी जगह पे, तो जैसे आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट बोरोइंग्स वगैरह हो गए, इन सारी जगह पे आपको इनके इसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे और साथ ही में इसका एडवांटेज क्या होगा तो हाउसहोल्ड इनकम जितने भी होते हैं, कंजम्पशन डिमांड हो गया, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, ये सब आपको इसके कुछ बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास in October 2025, which global technology company announced plans to build a $15 billion AI hub in Visakhapatnam, signaling India's growing role in AI infrastructure? हिंदी में इस सवाल को देखेंगे तो अक्टूबर 2025 में किस ग्लोबल टेक कंपनी ने विशाखापट्टनम में 15 अरब डॉलर का एआई हब बनाने की घोषणा की है, जो एआई अवसंरचना में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न या फिर तो मेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल। अ, अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में ही ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट जो है गूगल, उसने अनाउंस करा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे विशाखापट्टनम में एक मेजर एआई हब बनाने के लिए। अब ये विशाखापट्टनम है कहाँ पे? ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। एआई हब जो है इसमें जो मेजर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो एआई हब जो इसमें बनाया जा रहा है यहाँ पे, ये टोटली बोला जा रहा है कि ये यूज़ करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाएगा। दूसरी बात ये कि जितने भी एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर्स टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ किया जाएगा और इंडिया के क्लाइमेट कंसर्न्स जितने भी हैं उसे देखा जाएगा। जितने भी क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स हमने किए हुए हैं उसको भी सपोर्ट करेगी ये पूरी की पूरी प्रोजेक्ट। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसके बॉर्डर्स कौन-कौन से हैं? आंध्र प्रदेश के बॉर्डर्स कौन-कौन से हैं? ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। अगर हम आंध्र प्रदेश के बॉर्डर्स की बात करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बाद है कर्नाटका और आखिर में तमिलनाडु। और इसी के साथ एंड बे ऑफ बंगाल, ये इनके बॉर्डर्स हैं। और अगर हम आंध्र प्रदेश के कैपिटल की बात करें तो अमरावती लेजिस्लेटिव में आता है और एग्जीक्यूटिव में विशाखापट्टनम कैपिटल है। इसके बाद एक और चीज़ है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हो जाती है हमारी अभी हाल ही में रेड टिंज्ड वेव देखा गया है अ, आर के बीच में विशाखापट्टनम में ही, जो कि कोस्टल एनवायरनमेंट कंडीशन के ऊपर सवाल उठाती है। तो हो सकता है सिंस हमारा ये करंट अफेयर्स का पार्ट रहा है, तो इससे रिलेटेड आपके ये वाले क्वेश्चन्स आपके आने की संभावना है। रेड टिंज्ड वेव्स क्या हैं? आप इसके ऊपर ज़रूर एक बार देख कर के जाएँ। एक बार अपनी नॉलेज भी इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और साथ में आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है? उसके अलावा है हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास व्हिच इंडियन एजेंसी launched the AI tool Saral in 2025 to support research and grants management. हिंदी में ये सवाल है 2025 में सरल नामक एआई टूल शोध और अनुदान प्रबंधन के लिए किस भारतीय एजेंसी ने लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके पास है नीति आयोग, यूजीसी, एएनआरएफ या फिर तो सीएसआईआर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एएनआरएफ दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये जो एएनआरएफ है, ये इंडिया का सबसे एपेक्स रिसर्च फंडिंग एजेंसी है और ये जो हमारा ये पूरा का पूरा फाउंडेशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये याद रखेंगे कि ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो सरल है, सरल का फुल फॉर्म क्या है, ये भी याद रखेंगे।
सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। सिंप्लीफाइड एस, ऑटोमेटेड ए, रिसर्च आर, एम्प्लीफिकेशन ए और लर्निंग। आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में सरल एआई टूल को लॉन्च किया गया है, इसके अंदर एस का क्या मतलब है? एस का एब्रिविएशन क्या है? ए का क्या है? आर का क्या है? ई का क्या है? एल का क्या है? इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप एक बार इसके सरल का फुल फॉर्म आप देख कर के जाएँगे। और क्यों लाया गया है? तो बेसिकली रिसर्च और ग्रांट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है। इसके अलावा ये जो एएनआरएफ है, ये हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कि एएनआरएफ एक्ट 2023 के अंदर क्रिएट किया गया था। और क्यों क्रिएट किया गया था? तो बेसिकली रिसर्च और इनोवेशन जितनी भी इंडिया में हो रही है, उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया गया था। ये पूरी बात हो गई एएनआरएफ की और सरल की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है इन 2025 व्हिच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टाइटल्ड फेयर से फुर्सत वाज लॉन्च्ड ब्रॉडली रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर। हिंदी में ये सवाल है 2025 में शुरू की गई केंद्र सरकार की फेयर से फुर्सत पहल व्यापक रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी है? ऑप्शन है आपके पास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड टिकटिंग, रूरल हाउसिंग, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस या फिर तो डिजिटल पेमेंट्स। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये तो बेसिक क्वेश्चन है दैट फेयर हो गया। फेयर नॉर्मली हम ट्रैवल वगैरह में ही देखते हैं ये टिकट्स वगैरह टिकट हो गया, ये सब के लिए हम फेयर यूज़ करते हैं वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा एक तो अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड टिकटिंग हो जाएगा, यानी कि शहरी परिवहन और टिकटिंग का हमारा करेक्ट आंसर है। अब है क्या ये? तो फेयर से फुर्सत जो है ये एक इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि अभी हाल ही में 2025 में लॉन्च किया गया है। और ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेट करता है। और ये क्यों लाया गया है? तो बेसिकली जितने भी फेयर्स हैं, जितने भी आपके जो भाड़ा होता है आपका, उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए लाया गया है। और जो टिकट करने में लोगों को परेशानी होती है, उसे थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करने के लिए लाया गया है। उससे थोड़ा बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उससे सिम्प्लीफाई करने के लिए और उसे कम उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए लाया गया है। और साथ में जितने भी कम्यूटर्स हैं, यानी कि इधर-उधर करने वाले लोग हैं, उनकी कन्वीनियंस के लिए इसे लाया गया है फेयर से फुर्सत। तो ये जो हमारा फेयर से फुर्सत है, ये रूरल हाउसिंग नहीं है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस नहीं है, डिजिटल पेमेंट नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड टिकटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि यूआईडीएआई वेव्ड बायोमेट्रिक अपडेट फीस फॉर व्हिच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन 2025 टू एनकरेज टाइमली आधार अपडेट्स। यही सवाल आपको हिंदी में दिया हुआ है। 2025 के समय पर आधार अपडेट को बढ़ावा देने के लिए यूआईडीएआई ने किस आयु समूह के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं 0 टू 5 इयर्स, 5 टू 10 इयर्स, 5 से 15 साल या फिर तो 10 से 18 साल। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5 से 15 साल। अब इसके पीछे का क्या है? बेसिकली क्या होता था कि जितने भी बच्चे हैं उनको आधार अपडेट कराने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बच्चे क्या नॉर्मली जो अभी सिटिज़न्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है आधार अपडेट कराने के लिए। तो उसकी वजह से ये जो आधार है ये अपडेटेड फॉर्म में नहीं रहता है हमारे पास। काफ़ी अब लोग उससे बचते हैं कि भई प्रॉब्लम होती है, नहीं नहीं हो पाता है, काफ़ी लंबी-लंबी लाइन लगी होती है, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से लोग अपडेट नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को अपडेटेड डॉक्यूमेंट सरकार अपने पास रखने के लिए इस पूरी चीज़ को लेकर के आई है कि भई ठीक है, एक काम करते हैं कि जितने भी बायोमेट्रिक अपडेट फीस है, उसको हम कम कर देते हैं, वेव कर देते हैं। नॉर्मली जो था वो बायोमेट्रिक अपडेट यानी कि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर तो फ़ोटो जो अपडेट होती थी आधार कार्ड के लिए वो फ्री होती थी, लेकिन एक सर्टेन एज विंडो था। वो एज विंडो क्या था? 5 से 7 साल के बच्चों के लिए फ्री था ये, कि आप कभी भी आकर के अपडेट करवा सकते हैं। बट उसके बाद यूआईडीएआई ने अभी हाल ही में वेव कर दिया है कि नहीं भई एक काम करते हैं, आगे के यानी कि 7 से 15 साल के बच्चों के लिए भी हम फ्री कर देंगे और सो दैट ये जो 5 से 15 साल के बच्चे हैं ये अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा पाएँ फ्री में ही। और ये याद रखेंगे ये जो चीज़ हुई है वो सिर्फ़ 1 साल के लिए हुआ है। अभी हमारा अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है तो ये अगले अक्टूबर 2026 तक चलेगा। ये जितने भी बैकलॉग हैं उसे कम करने की कोशिश की जा रही है और साथ में रिकॉर्ड्स हमारे अपडेटेड रहें, उसके लिए इसे लाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर 5 से 15 साल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है
क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है विच डेडिकेटेड कॉर्पोरेशन इन बिहार हैज बीन primarily responsible for rapid construction and upgradation of school infrastructure like classrooms, labs and hostels since 2008। यही सवाल आपके हिंदी में दिए हुए हैं। 2008 से कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों आदि के रैपिड कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन जो हो रहा है बिहार में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? ऑप्शंस आपके पास है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बीएसईबी, बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बीएसईआईडीसी, बिहार एजुकेशन रिफॉर्म्स अथॉरिटी, बीईआरए या फिर तो बिहार रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बीआरडीसी। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कहाँ? इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है ये रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन और दूसरा ये कि 2008 से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बीएसईआई डीसी। ये बेसिकली बिहार के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन आपको देखने को मिल रहे हैं बिहार के स्कूल्स में, इंक्लूडिंग चाहे वो क्लासरूम हो, लेबोरेटरीज हो, हॉस्टल हो, सैनिटेशन ब्लॉक्स हो या फिर तो कुछ और स्कूल से रिलेटेड है, तो उनकी अपग्रेडेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए यही जिम्मेदार है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है व्हिच न्यू इनिशिएटिव बाय एएनआरएफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यूजेस एआई टू स्ट्रीमलाइन रिसर्च प्रपोजल्स एंड ग्रांट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। हमसे पूछ रहा है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान सॉरी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ की कौन सी नई एआई पहल भारत में शोध प्रस्तावों और अनुदानों को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शंस हैं प्रगति, सरल, शोध या फिर तो नवोन्मेष। अभी हमने पढ़ा था कि वो एआई टूल कौन सा है, तो सरल हमारा करेक्ट आंसर है। सरल ही एएनआरएफ ने अभी हाल ही में इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, सरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अपग्रेडेड टेलीमानस सर्विसेज इन 2025, व्हाट इज इट्स मेन पर्पस? सरकार ने 2025 में उन्नत टेलीमानस यानी कि अपग्रेडेड टेलीमानस सेवाएं शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शंस है ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग सपोर्ट, सेकंड टेलीमेंटल हेल्थ काउंसलिंग, थर्ड डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग, फोर्थ इज टेली एजुकेशन फॉर नीट एस्पिरेंट्स। इन चारों में से कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टेली मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। ये जो हमारा अपग्रेडेड टेली मानस है, इसे लॉन्च किया गया है मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए, उसकी सर्विसेज देने के लिए। ये क्या करती हैं? ये 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज देती हैं। अगर आपको कोई कंसल्ट करना है, काउंसलिंग चाहिए या फिर तो आपको परामर्श करना है, कंसल्टेशन लेना, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है, तो भी ये लोग आपको हेल्प करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अपग्रेडेड टेलीमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, द गवर्नमेंट डिसीजन टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन थ्रू मास्टर डायरेक्शंस इन 2025 इज़ एसोसिएटेड विद व्हिच इंस्टीट्यूशन? अभी हाल ही में सरकार ने एक डिसीजन लिया है मास्टर डायरेक्शन का, वो किस कौन-से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? हिंदी में 2025 में मास्टर डायरेक्शंस के माध्यम से विनियमों को सरल बनाने का निर्णय किस संस्था से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शंस है सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए। इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। अभी हाल ही में आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसका डिसीजन लिया है। बेसिकली जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी सर्कुलर्स होते हैं, अब क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर ये 12 महीने का पूरा साल होता है। इसके पूरे ये 12 महीने में बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, गाइडलाइंस आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं। अब एम्प्लॉयी भी परेशान, जो रेगुलेटर है वो भी परेशान, तो उस चीज़ को सिम्प्लीफाई करने के लिए एक जगह पे कंसोलिडेट करने के लिए, कोडिफाई करने के लिए, अलग-अलग चीज़ों को एक जगह पे लाने के लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और उसको नाम दिया गया है मास्टर डायरेक्शंस। मास्टर डायरेक्शंस जिससे जो कंप्लायंस है, जिससे जो चीज़ें हैं बैंक में या फिर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर तो जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, उनके अंदर में चीज़ें सुलझी रहेंगी, सिम्प्लिफाइड रहेंगी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है
Spark program mentioned in 2025 is an initiative of which ministry? 2025 में उल्लिखित स्पार्क कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? आपके पास ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही वो मिनिस्ट्री है जिसके अंदर ये स्पार्क प्रोग्राम को इनिशिएटिव लिया गया है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है स्पार्क, ये किसके तहत लाया गया है? तो ये बेसिकली सीसीआरएएस के तहत लाया गया है और इस सीसीआरएएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। उसके अलावा ये जो बेसिकली स्पार्क प्रोग्राम है, ये है क्या? ये एक स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है और ये जो स्पार्क है इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन स्पार्क। ये क्यों लाया गया है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर रिसर्च स्किल्स बढ़े, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो है अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के यानी कि बीए, एमएस स्टूडेंट्स के जितने भी रिसर्च वगैरह के स्किल्स होते हैं, उसे और बढ़ावा देने के लिए इस स्टूडेंटशिप प्रोग्राम को लाया गया है, स्पार्क को लाया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया है। अभी हाल ही में ईएमआरएस का पेपर हुआ था। कुछ दिन पहले ईएमआरएस का पेपर हुआ था। मैं बच्चों के पेपर देख रही थी और उसमें मैंने क्वेश्चन इसको देखा था कि ये सीधे-सीधे ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन हमारे पास है इन 2025 व्हिच कंट्री होस्टेड द G20 समिट वेयर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज वर डिस्कस्ड। हिंदी में ये सवाल है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी किस देश ने की जहां वर्ल्ड जितने भी आपके जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसे डिस्कस किया गया। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील या फिर सऊदी अरेबिया। इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। ये याद रखेंगे साउथ अफ्रीका के लिए 2025 जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था। 2025 में साउथ अफ्रीका के पास बहुत सारी चीज़ें आई, उसके लिए एक अच्छा साल रहा है। तो G20 समिट जो हुआ था अभी हाल ही में जहाँ पे सारे लीडर्स इकट्ठे होकर के डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी या फिर तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, वो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में हुआ है और साउथ अफ्रीका में भी कहाँ पे हुआ है? तो जोहान्सबर्ग में हुआ है। जोहान्सबर्ग में हुआ है और कब हुआ है तो ये नवंबर 2025 में हुआ है। ये सबसे पहली बार था इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार था जब कोई अफ्रीकन कंट्री होस्ट कर रही थी। अफ्रीकन कंट्री होस्ट कर रही थी। फर्स्ट टाइम होस्ट कर रही थी। और समिट का थीम क्या था? तो सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और बेसिकली ये आपका ग्लोबल साउथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। ग्लोबल साउथ का एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला कि आपको देखने को मिल रहा है कि अब अफ्रीकन कंट्रीज भी सामने आ रही हैं। G20 के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें कि G20 में कितने कंट्रीज हैं टोटल, तो G20 में आपके 19 कंट्रीज हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्री है और साथ में यूरोपियन यूनियन है, इस तरीके से ये G20 बनता है। और अगर मैं पूछूँ कि क्या इंडिया ने अभी रिसेंटली कभी होस्ट किया है? तो जी हाँ, 2023 में 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था और हमने अभी देखा 2025 में साउथ अफ्रीका ने किया है। अगर हम 23 और 25 की बात कर रहे हैं तो 2024 भी देख ही लेते हैं, 2024 में किसने करा था? तो ब्राज़ील ने करा था। ब्राज़ील ने करा था। इसके अलावा और क्या हो सकता है ग्रुप ऑफ 20 के बारे में? तो ग्रुप ऑफ 20 जो हमारा है G20 वो सबसे पहले 1999 में फ़ॉर्म किया गया था और जब ये 1997 से लेकर के 97 से 98 में जितने भी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसके बाद इसे क्रिएट किया गया था।
और वजह यही थी कि भई जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, वो सारे इकट्ठे आएँ और एक कोऑर्डिनेशन बीच में बना रहे ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। उसके बाद जो अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि जी20 1999 में क्रिएट तो हो गया, पहला समिट कब और कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट जी20 समिट की अगर हम बात करें, तो वो 2008 में हुआ था और वाशिंगटन डीसी, यूएसए में हुआ था। और क्या इंडिया किस तरीके से एसोसिएटेड है इस जी20 से? तो भई इंडिया हमारा फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। 1990 से 1999 से इंडिया जुड़ा हुआ है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। ये पूरा का पूरा हमने देखा जी20 के ऊपर। अच्छा इसी के साथ एक आपके लिए छोटा-सा होमवर्क है। हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ हम देख कर के चलेंगे। आपका सवाल ये है कि जी20 वर्सेस जी7 वर्सेस जी5 इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। जी20 तो हमने पढ़ लिया, जी20 के बारे में हमें पता है। जी7 और जी5 क्या है? क्या दोनों एक ही है? क्या तीनों एक ही है? कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जी5 था, फिर उसमें और 2 कंट्रीज़ ऐड हो गए, जी7 हो गया, फिर उसमें और कंट्रीज़ है, तो मुझे ये जानना है कि बेसिकली ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे जी20, जी7 और जी5 है क्या एक्चुअली? तो ये हमारे टोटल 15 क्वेश्चन्स थे। हमने 15 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन्स देखे कि कहाँ से कितनी इन्वेस्टमेंट आई एंड क्या ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स में से भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि चांसेस हैं क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ ईएमआरएस में नहीं देखा है, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे पेपर में मैंने ये सेम क्वेश्चन देखा हुआ है कि जी20 का समिट कहाँ पे हुआ है। तो आप इसे ज़रूर रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि 2025 साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा साल रहा था। ये हमारा पूरा 15 क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे, धीरे-धीरे करके हम और भी चीज़ें हम लेकर के आएँगे, सो दैट हमारा करंट अफेयर्स एग्ज़ाम से पहले खत्म हो जाए। इसी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव आएँ, लाइव आकर के हम पेपर सॉल्व करें और बहुत सारे यानी कि जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन्स हैं हमारे और बाकी हिंदी और इंग्लिश के पेपर हैं, यानी कि लैंग्वेज पेपर जो है या फिर तो हमारा एप्टीट्यूड का पेपर है, हम वो भी सॉल्व करें और किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, हम उसे भी डिस्कस करें। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल लगा हो और आप एन्जॉय किए हो और हाँ, आखिर में आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बता के जाइएगा कि आपके कितने बने। हमने पूरे टोटल 15 क्वेश्चन्स करे हैं, तो हाउ मेनी आउट ऑफ 15 आपके बने हैं? आपको कितने आते थे? अगर आप 10 क्रॉस कर पा रहे हैं, 10-12 क्रॉस कर पा रहे हैं, यानी कि आप अपने करंट अफ़ेयर्स को आप अपना स्ट्रेंथ बना कर के रखे हुए हैं। अगर आप 10-12 से नीचे हैं, तो घबराना नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा करंट अफ़ेयर्स कवर हो जाए और हम इस जो हमारा हमने ये पूरा तय किया है पैरामीटर कि हमें 10-12 से ऊपर ही रहना है, तो हम उस पैरामीटर पे आ जाएँ। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर। सी यू सून। थैंक यू।